बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 12 रोल ऑफ द मीडिया, उसकी ट्रांसलेशन के बाद आज हम उसकी ग्लोसरी देखेंगे और ग्लोसरी के बाद उसकी एक्सरसाइज में हम ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स यानी स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसको करेंगे। ठीक है, तो ग्लोसरी का मतलब जैसे कि आपको पता है फ़रंग बोलते हैं और लुगत होता है यानी अल्फाज मायनी, और यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग हैं और हर लेसन के एंड पे ये ग्लोसरी दी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन मवासलात या राब्ते के तौर पे इसको लिया जाता है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स यानी ख्यालात, एहसासात और मालूमात का तबादला। ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ मालूमात का तबादला करना या एक दूसरे के साथ बातचीत करना। एक दूसरे के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो एक दूसरे का हम मालूमात दे रहे होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, नेक्स्ट है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन राब्ता, कन्वर्सेशन और एक्सचेंज बिटवीन पीपल यानी लोगों के दरमियान गुफ्तगू या लोगों के दरमियान किसी चीज़ का तबादला। ठीक है, इंटरेक्शन मीन कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल। ठीक, राब्ता यानी जब हम अपने फ्रेंड्स से या फैमिली से बात कर रहे होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वी आर इंटरेक्टिंग विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। ठीक है, अच्छा ओके। नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर मीन नशर करने वाला, कोई प्रोग्राम नशर करने वाला। अ पर्सन हुज जॉब इज़ प्रेजेंटिंग और टेकिंग ऑन टेलीविज़न और रेडियो प्रोग्राम्स यानी वो शख्स जो कि रेडियो या टेलीविज़न पर बातचीत करता है या फिर वो कोई प्रोग्राम पेश करता है। ठीक है, उसे ब्रॉडकास्टर बोलते हैं यानी नशर करने वाला या परफॉर्मेंस देने वाला। यानी परफॉर्मेंस का मतलब होता है कोई काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे अ पर्सन हुज जॉब इज़ प्रेजेंटिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्टर नशर करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मीन नशो इशात से रिलेटेड है इसका मतलब, और फैलाना, नशो इशात। ठीक है, द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग आइडियाज़, बिलीव्स एंड और इंफॉर्मेशन यानी कोई भी मालूमात, अकीदे, अकायद या ख्यालात को फैलाने का अमल जो है उसको प्रोपेगेशन बोलते हैं। यानी किसी ख्याल की, नज़रिए की उसकी इशात करना, उसको नशर करना, उसको फैलाना। ठीक है, तो उसे प्रोपेगेशन बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस वर्ब है टू अफेक्ट, असर करना, असरअंदाज होना। ठीक है, अच्छा मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग यानी किसी को कायल करना, किसी के लिए मुतासिर कुन होना। टू प्रोवाइड अ गुड रीज़न टू डू समथिंग यानी एक अच्छी वजह सबब बताना कोई काम करने के लिए। ठीक है, तो मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है रफ्तार या कोई मुतहर्रिक करदार। द एबिलिटी टू कीप इंक्रीजिंग और डेवलपिंग यानी किसी दूसरा काम को करने की सलाहियत को बढ़ाते रहना या उसको तरक्की देना। ठीक है, तो मोमेंटम रफ्तार या मुतहर्रिक करदार। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड है डिफेमेशन। डिफेमेशन यानी कोई किसी चीज़ की बदनामी होना। ये फेमस का एंटोनिम है और यहाँ पे मीनिंग हो गया इसका द एक्ट ऑफ डैमेजिंग समबॉडीज़ रेपुटेशन। ठीक है, किसी की रिप्यूट ख़राब करना, किसी की शोहरत ख़राब करना, करने के काम को डिफेमेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, द एक्ट ऑफ डैमेजिंग somebody's reputation by saying or writing bad or false things about them यानी उनकी रिप्यूट ख़राब करने के लिए, शोहरत ख़राब करने के लिए कोई चीज़ कहना, लिखना या कोई झूठी बात उनके बारे में ख़बर देना। ठीक है, फैलाना। अच्छा, तो यहाँ पे डिफेमेशन जो है द एक्ट ऑफ डैमेजिंग पर्सनैलिटी समबॉडीज़ रेपुटेशन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है इनकलाब। एन अटैम्प्ट कोई कोशिश करना, एक कोशिश करना बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से, टू चेंज द गवर्नमेंट और अ कंट्री ऑफ अ कंट्री यानी हुकूमत, किसी मुल्क की हुकूमत को बदलने के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद में उनकी कोशिश।
ठीक है, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, इनकलाब। और या इसको इसको हम ऐसे यानी शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, रेबिलियन। रेबिलियन का मतलब होता है बगावत, रेवोल्यूशन, इनकलाब, बगावत। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट समवन हु इज़ अलाउड टू वोट फॉर एन एरिया, यानी किसी इलाके के लिए जिसको वोट लेने की इजाज़त मिली हो, जिसको वोट देने की इजाज़त हो, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं या नुमाइंदा भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेटर। ठीक है, नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटर, नुमाइंदा, कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, इसकी शॉर्ट फॉर्म में हमने रिप्रेजेंटेटर राइट किया। अच्छा, नेक्स्ट है मड स्लिंगिंग। मड स्लिंगिंग का मतलब होता है किसी पर कीचड़ उछालना। द एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग समबॉडी, यानी किसी पर तनकीद करने का अमल, तनकीद करना, किसी पर तनकीद करना, उसको द एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग समबॉडी एंड अक्यूजिंग दैम, और उसको इल्ज़ाम देना ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के लिए, इन ऑर्डर टू डैमेज देयर रेपुटेशन, और उसकी शोहरत को ख़राब करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगाना और उस पर तनकीद करना। ठीक है, और मड स्लिंगिंग, ठीक है, कीचड़ उछालना, द एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग समबॉडी। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा मीन कोई साजिश करना, कोई साजिश करने की छोटी बात फैलाना, उसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसका मीनिंग है आइडियाज़ और स्टेटमेंट्स, यानी ख्यालात या बयानात, दैट मे बी फाल्स, जो कि गलत हो सकते हैं, और प्रेजेंट ओनली वन साइड ऑफ एन आर्गूमेंट, या किसी भी बात की एक रुख, यानी बात का एक रुख दिखाना, दैट आर यूज्ड इन ऑर्डर टू गेन सपोर्ट, जो कि हमायत हासिल करने के लिए इस्तेमाल हो, फॉर अ पोलिटिकल लीडर, किसी सियासी रहनुमा के लिए, पार्टी यानी किसी पार्टी के सियासी रहनुमा के लिए, या पार्टी के लिए, कोई सियासी पार्टी के लिए, एट्सेट्रा, वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी किसी सियासी लीडर, सियासी रहनुमा या कोई सियासी पार्टी उसकी हमायत के लिए इस्तेमाल करने के लिए, उसके यानी किसी बात का एक रुख दिखाना, या किसी बात को गलत यानी गलत तौर पर बयान करना, उसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं। ठीक है, इसको साजिश भी बोलते हैं। पब्लिसिटी यानी शोहरत करना, मशहूर करना। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्लोसरी के वर्ड्स आ गए। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स विच इज़ बेसिकली स्पीकिंग स्किल, एंड हियर इज़ द एक्टिविटी is practiced, which is a dialogue, and here is the read and practice the dialogue between below. ठीक है, यानी नीचे दिया गया डायलॉग जो है वो पढ़ना है, उसको प्रैक्टिस करना है। डॉक्टर, देयर आर टू कैरेक्टर्स, डॉक्टर एंड अटेंडेंट्स, यानी एक डॉक्टर है और एक मुलाकाती है, इन जो पेशेंट है। अच्छा, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ठीक है, अटेंडेंट, डॉक्टर, माई फादर हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद एन अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ सेल्स इन द कोलन, विच अदर डॉक्टर्स सो फार हैव कन्फर्म्ड एज अ स्टेट ऑफ कैंसर। ठीक है, तो अटेंडेंट जो मुलाकाती है वो क्या कहता है, डॉक्टर, माई फादर हैज़ बीन डायग्नोज्ड, यानी मेरे वालिद साहब को तशखीस हुआ है, हो चुका है, विद एन अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ सेल्स, यानी गैर मामूली बढ़ोतरी खुलियों की, इन द कोलन, कोलन कहते हैं बड़ी आंत को, यानी बड़ी आंत में खुलियों की गैर मामूली बढ़ोतरी के साथ तशखीस हुआ है, विच अदर डॉक्टर्स सो फार हैव कन्फर्म, जो कि दूसरे डॉक्टरों ने भी इसकी तस्दीक की है, एज अ स्टेट ऑफ कैंसर, कैंसर के तौर पर, जबकि दूसरे डॉक्टरों ने भी इसको कैंसर के तौर पर इसकी तस्दीक की है। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर, व्हाट टेस्ट हैव यू कंडक्टेड, कंडक्टेड का मतलब होता है ना कार्रवाई, अमल में लाना, कोई काम करना। ठीक है, व्हाट टेस्ट हैव यू कंडक्टेड, क्या आपने कौन से टेस्ट कराए हैं। अटेंडेंट,
मुलाकाती ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर्स, यानी डॉक्टरों की तजवीज़ पर, इन लाहौर में डॉक्टरों की तजवीज़ पर या डॉक्टर के मशवरे पर, वी डिड ब्लड टेस्ट, अ सिटी स्कैन एंड अ बायोप्सी, यानी हमने ब्लड टेस्ट, खून के टेस्ट, सिटी स्कैन और बायोप्सी, यानी बायोप्सी में ये होता है कि ये भी एक टेस्ट है और इसमें जो भी मुतासरा हिस्सा होता है उसका कुछ पार्ट लेकर उसका टेस्ट कराया जाता है कि पता चल सके कि ये किस नोयत की बीमारी है। ठीक है, तो हमने ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन और बायोप्सी करवाई है, इसके टेस्ट करवाए हैं। वी हैव टेकन 3 व्यूज़, हम 3 डॉक्टरों से ऑन द रिपोर्ट्स, हम इन रिपोर्ट्स पर 3 डॉक्टरों के ख्यालात ले चुके हैं या 3 डॉक्टरों को हमने ये रिपोर्ट दिखाई है। एंड ऑल हैव अपाइंड, और सब ने ये राय दी है कोलोरेक्टल कैंसर, और सब ने कोलोरेक्टल कैंसर की राय दी है, यानी कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में बताया है। अच्छा, जो कोलोरेक्टल कैंसर है ये एक कोलन यानी बड़ी आंत और रेक्टम को मिला के ये कोलोरेक्टल को ये कंबाइन है 2 वर्ड्स का, और कोलन का मतलब बड़ी आंत और रेक्टम यानी जो बड़ी आंत का जो एंडिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, तो कोलोरेक्टल यानी एक बड़ी आंत के जो लास्ट वाला पार्ट है उसका कैंसर। ठीक है, और सब ने इसकी कोलोरेक्टल कैंसर की के बारे में बताया है, सब डॉक्टर्स ने। अच्छा, हेयर आर द रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट हैं, यहाँ पे रिपोर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर: यस, जी हाँ, दिस सीम्स कैंसरस, ये कैंसर मालूम होता है, कैंसर दिखाई देता है। वी नीड टू एडमिट हिम, हमें इसको दाखिल करने की ज़रूरत है। टुडे, आज, हमें आज इसको दाखिल करने की ज़रूरत है। एंड गेट अ फ्यू मोर टेस्ट डन, और इसके चंद मज़ीद टेस्ट भी लेने हैं। देन लेट्स मीट टुमारो, फिर चलिए कल मिलते हैं। मॉर्निंग, कल सुबह मिलते हैं। When you have the reports of these tests, जब आपके पास इन टेस्ट की रिपोर्ट होंगी। ठीक है, अटेंडेंट: मुलाकाती: ओके, थैंक यू, ठीक है, शुक्रिया। द डॉक्टर्स फॉर्मुलेट्स हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन हिज लेटर हेड, डॉक्टर लेटर हेड पर मुशाहदात कलम बंद करता है या कह लें कि वो लिखता है, मुशाहदात लिखता है। फॉर्मुलेट्स यानी वो अपने मुशाहदात लिखता है, ऑब्जर्वेशंस मुशाहदात, और ऑन हिज लेटर हेड यानी अपने पैड पर, अपने लेटर हेड पर वो अपने मुशाहदात लिखता है। एंड गिव इट ओवर टू द अटेंडेंट, और वो इसे देता है, गिव इट इसे देता है ओवर टू द अटेंडेंट, मुलाकाती को, और वो ये मुलाकाती को दे देता है। ही देन गेट्स द पेशेंट टेस्टेड, और फिर वो अपनी जो मरीज़ है उसके टेस्ट के लिए ले जाता है, टेस्ट करवाता है। एंड विजिट द डॉक्टर, और अपने डॉक्टर को मिलता है अगेन दोबारा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विद द न्यू रिपोर्ट्स इन हैंड, अपने हाथ में नई रिपोर्टों के साथ, यानी वो अपने जो मरीज़ है उसके वो टेस्ट कराता है और दोबारा अगली सुबह वो अपने हाथों में रिपोर्ट्स लिए हुए डॉक्टर से मुलाकात करता है। डॉक्टर: द कैंसर इज़ जस्ट 1 स्टेज, कैंसर महज पहले मरहले पर है, 1 स्टेज पहले मरहले पर है, यानी फर्स्ट स्टेज पर है। बिफोर इट विल एक्सपेंड टू अदर पार्ट्स, इससे पहले कि वो दूसरे हिस्सों में फैले। इन दिस केस, इस केस में या इस सिलसिले में, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, सबसे बेहतरीन तरीका होता है, इज़ अ क्विक सर्जरी, यानी कि बहुत जल्दी सर्जरी करना, ऑपरेट करना। टू एक्सट्रैक्ट द अफेक्टेड पार्ट, यानी एक्सट्रैक्ट निकालना, द अफेक्टेड पार्ट मुतासरा हिस्सा, अकम्पनीड बाय रेडिएशन थेरापी, और रेडिएशन थेरापी के साथ साथ। यानी इस केस में, इस तरह के केस में सबसे बेहतरीन तरीका सर्जरी के साथ साथ, यानी सर्जरी मुतासरा हिस्से को निकालने की सर्जरी के साथ साथ रेडिएशन थेरापी भी करना है। वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन, हम ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन कपल ऑफ डेज, यानी हम 2 दिन में इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजे के तौर पर या इसके बाद, वी विल कीप द पेशेंट, हम मरीज़ को रखेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन, मुशाहदे यानी अपनी निगरानी में या निगहदाश्त में, फॉर 4-5 डेज,
4-5 दिनों के लिए, यानी इसके बाद हम मरीज़ को 4-5 दिन के लिए अपनी ज़ेर निगरानी रखेंगे। रेडिएशन थेरापी हैज़ बिकम प्रिटी नॉर्मल। रेडिएशन थेरापी या रेडिएशन का जो तरीका इलाज है वो बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल हो चुका है। एंड देयरफॉर, और इसलिए यू कैन गेट इट, और आप इसे हासिल कर सकते हैं। डन, यानी आप इसे करवा सकते हैं इन एनी टियर 2 सिटी, यानी किसी भी दूसरे दर्जे के शहर से। ठीक है, टियर 2 दूसरे दर्जे के, यानी इसे किसी भी दूसरे दर्जे से के शहर से करा सकते हैं। विच विल नॉट ओनली बी यूज़फुल टू यू, जो कि ना सिर्फ बी यूज़फुल मुफीद होगा टू यू, आपके लिए, जो कि ना सिर्फ आपके लिए मुफीद होगा, बट आल्सो, बल्कि डिक्रीज़ योर कॉस्ट, बल्कि वो आपके अखराजात में भी कमी करेगा। डिक्रीज़ कमी करना, कॉस्ट अखराजात, बल्कि वो आपके अखराजात में भी कमी करेगा। अटेंडेंट, फॉर हाउ लॉन्ग विल द पेशेंट हैव टू गो थ्रू रेडिएशन थेरापी, यानी कितने अरसे के लिए, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने अरसे के लिए, विल द पेशेंट हैव टू गो थ्रू, मरीज़ को करवानी होगी रेडिएशन थेरापी, यानी रेडिएशन का तरीका इलाज हम मरीज़ को कितनी देर करवाना होगा। डॉक्टर, द पेशेंट हैज़ टू टेक 1 डोज एवरी 2 वीक्स फॉर 3 मंथ्स, यानी पेशेंट हैज़ टू टेक, मरीज़ को लेनी पड़ती है 1 डोज, एक खुराक, एवरी 2 वीक्स, हर हफ्ते एक खुराक लेना पड़ती है, फॉर 3 मंथ्स, 3 महीनों के लिए, यानी मरीज़ को 3 महीनों के लिए हर दूसरे हफ्ते के बाद एक खुराक लेना होती है। यू आर रिक्वायर्ड टू विज़िट द हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत होगी या आने की ज़रूरत है, ओनली, सिर्फ, ऑन द डेज़ ऑफ थेरापी के दिनों में, यानी इलाज के दिनों में आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है। वंस रेडिएशन थेरापी इज़ डन, एक दफ़ा जब रेडिएशन थेरापी हो जाती है, यानी रेडिएशन का इलाज हो जाता है, यू शुड डिस्कस विद एन ऑन्कोलॉजिस्ट, आप माहिर सरतान या उसे कह सकते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं, मिल सकते हैं। एवरी 3 मंथ्स इन द बिगनिंग, हर 3 महीनों के शुरू में, हर 3 महीने के शुरू में आप माहिर सरतान से या कैंसर स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, मिलना चाहिए। शुड डिस्कस, मिलना चाहिए। एंड एवरी ईयर, और हर साल, लेटर ऑन, इसके बाद हर साल, टू चेक, ये देखने के लिए, फॉर कंटिन्यूअल रिमिशन, के मुसलसल ख़त्म हो रहा है ऑफ कैंसर सेल्स, कैंसर शुदा खुलिये, यानी कैंसर शुदा खुलियों के ख़त्म होने का पता चलाने के लिए हमें इसके बाद हर साल और 3 महीनों के शुरू में हमें कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। ठीक है, जब एक दफ़ा थेरापी हो जाती है तो हमें अपने जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं उससे मिलना चाहिए हर 3 महीने के शुरू में, और इसके बाद हर साल मुसलसल कैंसर शुदा जो खुलिये हैं उनके मुसलसल ख़त्म होने का पता लगाने के लिए हमें हर साल डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा, अटेंडेंट, ओके, ठीक है। आई हैव हियर्ड रेडिएशन थेरापी हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स, मैंने सुना है कि रेडिएशन थेरापी के ज़िमनी असरात भी हैं या साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। डॉक्टर, यस, जी हाँ, रेडिएशन थेरापी हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स, रेडिएशन के इलाज के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उसके ज़िमनी असरात भी होते हैं। इट कैन लीड टू हेयर लॉस, इससे हेयर लॉस हो सकता है, यानी बालों का गिरना, नोजिया, मतली यानी दिल ख़राब होना, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और भूख की कमी, यानी इससे भूख की कमी, दिल का ख़राब होना, मतली होना और बालों का गिरना भी हो सकता है। अटेंडेंट, थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर शुक्रिया। यू विल एडमिट आवर पेशेंट टुडे, आप हमारे डॉक्टर को आज दाखिल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है डायलॉग कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह कल हम इसकी नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड, और उसमें हम जो एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें प्लीज़, और अच्छा सा कमेंट कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि यू मे रिसीव द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ न्यू लेसन एंड remembers me in your prayers and be happy. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Unit 12 Role of the Media. उसकी एक्सरसाइज का आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे, बी पार्ट, जो कि रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड है. इसमें कंप्रीहेंशन देखने के लिए रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए उसमें आंसर क्वेश्चंस होते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके आंसर करना है, ठीक है. और क्वेश्चन के आंसर देते हुए आपने ये देखना है कि क्वेश्चन जो है वो किस टेंस में है, क्योंकि जिस टेंस में क्वेश्चन होगा उसी टेंस में आपने उसका आंसर करना है, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पिलर इज़ कंसीडर्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. यानी कौन सा स्टोन जमहूरियत का चौथा स्टोन करार दिया जाता है, ठीक है, या ख्याल किया जाता है. कंसीडर्ड ख्याल किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एजुकेट पीपल पोलिटिकली एंड सोशली. यानी लोगों को सियासी और समाजी तौर पर तालीम याफ्ता करने में या तालीम याफ्ता बनाने में सबसे बेहतरीन तरीका क्या है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच मीडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्रोपगेशन. यानी कौन सा मीडिया जो है वो लोगों में समाजी मेल जोल में या राब्ते में या एक दूसरे से मिलने जुलने में सबसे मकबूल बनकर उभरा है, ठीक है. कौन सा मीडिया सबसे मकबूल बनकर उभरा है जो लोगों के दरमियान राब्ते या एक दूसरे मेल जोल का बायस बना है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द डार्क साइड ऑफ मीडिया. यानी मीडिया के तारीख रुख क्या है, ठीक है. यानी इसका हर साइड के हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो रुख होते हैं. तो इसकी एक अच्छी साइड होती है और एक बुरी साइड होती है. तो डार्क साइड जो है वो क्या है, ठीक है. यानी ब्राइट साइड के अलावा डार्क साइड क्या है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इज़, डिफाइन द नेगेटिव रोल ऑफ द मीडिया. यानी मीडिया का जो मनफी किरदार है वो भी उसकी तारीफ़ करें. क्वेश्चन नंबर 6 इज़, व्हाट शुड मीडिया बी एम्ड फॉर. यानी मीडिया का क्या मकसद, किस मकसद के लिए होना चाहिए, ठीक है, उसका मकसद क्या होना चाहिए. तो इन क्वेश्चंस के हम आंसर देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हियर आर क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज़, विच पिलर इज़ कंसीडर्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. यानी जमहूरियत का चौथा स्तून किसे ख्याल किया जाता है. तो इसका आंसर है, मीडिया इज़ कंसीडर्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है. यानी मीडिया को जमहूरियत का चौथा स्तून करार दिया जाता है या ख्याल किया जाता है. मीडिया को जमहूरियत का चौथा स्तून ख्याल किया जाता है. मीडिया इज़ कंसीडर्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एजुकेट पीपल पोलिटिकली एंड सोशली. यानी लोगों को समाजी और सियासी तौर पर तालीम याफ्ता बनाने का सबसे बेहतरीन ज़रिया क्या है या सबसे बेहतरीन तरीका क्या है. तो यहाँ पे टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, मीडिया इज़ द बेस्ट वे टू एजुकेट पीपल पोलिटिकली एंड सोशली. पोलिटिकली, यहाँ पे कंपोजिंग मिस्टेक है. मीडिया इज़ द बेस्ट वे टू एजुकेट पीपल पोलिटिकली एंड सोशली, ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज़, which media has emerged as a popular means of social interaction and propagation. यानी मीडिया कौन सा मीडिया लोगों के दरमियान जो है वो बाहमी मेल जोल या राब्ते का ज़रिया मकबूल ज़रिया बनकर उभरा है, ठीक है. तो सोशल मीडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्रोपगेशन. यानी सोशल मीडिया जो है वो लोगों के दरमियान मेल जोल और राब्ते का मकबूल तरीन ज़रिया बनकर उभरा है, ठीक है. यानी मीडिया कौन सा मीडिया, यानी बहुत सारे मीडिया जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है. तो सोशल मीडिया जो है वो लोगों के दरमियान राब्ते का मकबूल तरीन ज़रिया बनकर उभरा है, ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट इज़ द डार्क साइड ऑफ मीडिया. डार्क साइड ऑफ द मीडिया. टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़,
dark side of the media is to publish the substandard material and indulge in mudslinging and communal propagation. यानी मीडिया का तारीख रुख ये है कि टू पब्लिश छापना, नशर करना, शाया करना द सब स्टैंडर्ड मटीरियल गैर मियारी मवाद एंड इंडल्ज और मशगूल होना इन मडस्लिंगिंग कीचड़ उछालने में एंड कम्यूनल प्रोपेगेशन और फिरका वराना नशोशात में। ठीक है, मीडिया का तारीख रुख ये है कि गैर मियारी मवाद को छापा जाए, नशर किया शाया किया जाए और दूसरों पर कीचड़ उछाला जाए और फिरका वराना मवाद की नशोशात की जाए, उसको फैलाया जाए। ठीक है, तो ये इसका तारीख रुख है, मीडिया का तारीख रुख ये है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन द नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया। मीडिया का मनफी पहलू या मनफी किरदार क्या है उसकी तारीफ़ करें। नेगेटिव रोल ऑफ द मीडिया इज़ पब्लिशिंग फाल्स स्टोरीज एंड प्राइवेसी ऑफ एनिमल। यानी मीडिया का मनफी रोल ये है कि झूठी कहानियाँ शाया की जाएं और किसी की ज़ातियात को डिस्क्लोज़ किया जाए, यानी किसी की ज़ाती लाइफ को प्राइवेसी को उसकी पब्लिसिटी की जाए। ठीक है, उसको शाया किया जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट शुड मीडिया बी एम्ड फॉर। यानी मीडिया का क्या मकसद होना चाहिए। तो इसका ये मकसद होना चाहिए, टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ मीडिया शुड बी एम फॉर ह्यूमन इम्प्रूवमेंट। यानी मीडिया को इंसानी बेहतरी के लिए इसका मकसद होना चाहिए। ठीक है, इंसानी बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मीडिया शुड बी एम्ड फॉर ह्यूमन इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। ये सेकंड एक्टिविटी है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। यानी ये जो दर्जल जो पैराग्राफ है इसको हमने पंक्चुएट करना है, उसके रमूज़ काफ की जो अलामतें हैं वो लगानी हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में है फॉर रूल्स ऑफ पंक्चुएशन सी पेज नंबर 60। ठीक है, इसी बुक का जो पेज नंबर 60 है वो पंक्चुएशन के लिए आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पंक्चुएशन के रूल्स हैं वो उस बयान किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं वसीम इज़ वन ऑफ द लेजिएस्ट बॉयज़। ठीक है, तो बॉयज़ के बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट सेंटेंस होगा तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे और जब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। जो भी एक सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो ये जो कैपिटलाइजेशन है ये भी पंक्चुएशन में आ जाती है। ठीक है, तो आई जो है वो कैपिटल राइट करेंगे। आई नो कोमा ही इज़ टॉल एंड स्लिम विद ब्लैक हेयर एंड ही ऑलवेज वेयर्स अ टी शर्ट एंड ब्लैक जीन्स। ब्लैक जीन्स के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। वसीम इज़ वन ऑफ द लेजिएस्ट बॉयज़। वसीम सब सुस्त लड़कों में से सबसे सुस्त लड़कों में से एक है। आई नो मैं जानता हूँ, ही इज़ टॉल कि वो लंबा है, एंड स्लिम और पतला है, विद ब्लैक हेयर कि वो काले बालों के साथ लंबा और पतला है, एंड ही ऑलवेज वेयर्स और वो हमेशा पहनता है अ टी शर्ट एंड अ ब्लैक जीन्स, एक टी शर्ट और काले रंग की जीन पहनता है। यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया है। उसके बाद हम नए सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। हिज जीन्स हैव होल्स इन दैम, उसकी जीन फटी हुई है या उसकी जीन्स में सुराख हैं। एंड हिज क्रिकेट बुक्स और उसकी क्रिकेट की किताबें आस्काफी टू, वो भी बेतरतीबी से पढ़ी हैं या बदसलीका हैं। ठीक है, स्काफी में बदसलीका बेतरतीबी होना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो हमने फुल स्टॉप लगाया। अच्छा, नेक्स्ट टेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ही यूजुअली सिट्स, वो आमतौर पर बैठता है एट द बैक ऑफ द क्लास, क्लास के पीछे, वो क्लास में पीछे बैठता है, आमतौर पर क्लास में पीछे बैठता है। एंड ही ऑफन सीम्स टू बी अस्लीप, वो हमेशा सोया हुआ दिखाई देता है, वो हमेशा सोया हुआ दिखाई देता है। सीम्स मालूम होना, दिखाई देना। ठीक है, नींद में होना, अस्लीप नींद में होना। अच्छा, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया और नेक्स्ट टेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया। हाउएवर व्हेन द एग्जाम रिजल्ट्स आर गिवन आउट, जब
इम्तहानात के नताइज दिए जाते हैं, ही ऑलवेज़ गेट्स एज, तो वो हमेशा एज ही लेता है, हासिल करता है। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, यानी एज के बाद फुल स्टॉप है और फिर आगे आई डोंट थिंक कॉमा, मेरा नहीं ख्याल, ही इज़ एज लेज़ी एज ही अपीयर्स टू बी, कि वो इतना लेज़ी है जितना कि वो दिखाई देता है या जाहिर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड पे हमने यानी फुल स्टॉप लग गया। तो ये इजी सा एक पंक्चुएशन के लिए पैराग्राफ था जो हमने राइट किया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, एक्टिविटी नंबर 3, गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, यानी अल्फाज के मायने हमने गैस करने हैं। बिलो नीचे दिए हुए अल्फाज की माइनिंग गैस करने हैं, यानी हमने अंदाज़ा लगाना है। एंड देन कंपेयर दैम, और फिर उनका मुवाजना करना है विद देयर डिक्शनरी मीनिंग्स, उनके डिक्शनरी मीनिंग के साथ। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट वर्ड है मिरर। मिरर, इसका मीनिंग है रिफ्लेक्टिंग ग्लास, यानी अक्स देने वाला शीशा। ठीक है, ग्लास को शीशा बोलते हैं, इसका मीनिंग होगा रिफ्लेक्टिंग ग्लास, यानी अक्स देने वाला शीशा। अच्छा, नेक्स्ट है अल्ट्रा। अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा, रेवोल्यूशनरी इनकलाबी। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इंटरप्रेट बयान करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन समथिंग, यानी किसी कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना, उसकी वजाहत करना, बयान करना। अच्छा, मोटिवेटिंग, मोटिवेटिंग मीन कायल करना किसी को, इंस्पायरिंग। ठीक है, कायल करने के उसमें आता है। अच्छा, नंबर 3 इज़ मोमेंटम। मोमेंटम यानी रफ्तार या मुतहर्रिक करदार। द एबिलिटी टू कीप इंक्रीजिंग, यानी आगे बढ़ते रहने की सलाहियत होना, उसको मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी यानी गैर जानिबदारी, नॉट सपोर्टिंग एनीवन, किसी की हमायत ना करना, किसी की फेवर ना करना। ठीक है, किसी को किसी की मदद ना करना, किसी की हमायत ना करना, इम्पार्शियलिटी, गैर जानिबदारी। कम्यूनल, यानी कम्यूनल का मतलब होता है फ़िरका वाराना। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर्ड बाय यानी बांटे गए, कम्यूनल बांटे गए। ये इसमें ये भी आ जाता है कि कोई भी जो फ़िरके का मतलब ही ये होता है कि सेक्ट, यानी सेपरेट करना। ठीक है, तो ये भी कम्यूनल का जो है शेयर्ड बाय, यानी बांटे गए, फ़िरकाबाजी की गई। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड्स मीनिंग हो गए और आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह कल हम वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखेंगे। आज के लिए हमने क्वेश्चन आंसर्स और पैराग्राफ पंक्चुएट किया है और ये कंटेक्चुअल मीनिंग हमने देखे हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इसको लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, see you in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Unit 12 रोल ऑफ द मीडिया, उसकी एक्सरसाइज का आज हम पार्ट सी जो कि वोकैबुलरी एंड ग्रामर से रिलेटेड है वो देखते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है चेंज कंपाउंड नाउन्स टू देयर प्लूरल फॉर्म। अच्छा, कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड बाय वन और टू और मोर वर्ड्स दैट कंबाइन एज अ इंडिविजुअल वर्ड्स, यानी कि जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बने हों और एक इंडिविजुअल वर्ड्स यानी एक लफ्ज़ को की नुमाइंदगी करें, उसको मुरक्कब अस्मा बोलते हैं या कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कंपाउंड नाउन को चेंज करना है प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है बेबी सिटर, बेबी सिटर्स। अच्छा, बेबी सिटर आया जी को बोलते हैं, नैनी जो बच्चों को संभालती है। ठीक है,
आया जी। अच्छा, बेबी सीटर, बेबी सीटर्स, फायर फ्लाई, फायर फ्लाइज, ये भी जुगनू फायर फ्लाई, ये जो रात को एक ग्लो वार्म होता है, ग्लोइंग वार्म होता है, जो एक चमकने वाला एक छोटा कीड़ा होता है, कह लें छोटा एक कीड़ा होता है जो कि उड़ता है और उसके पीछे दुम पे लाइट होती है, ठीक है, तो उसको फायर फ्लाई बोलते हैं, जुगनू बोलते हैं उस उर्दू में, फायर फ्लाई, फायर फ्लाइज। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है टूथब्रश, टूथब्रश, टूथब्रशेस, ठीक है, SHN पे तो ES लगाएंगे, टूथ ब्रशेस, ठीक है। अच्छा, हेड मास्टर, हेड मास्टर्स, ठीक ठीक है। अच्छा, आर्म चेयर यानी बाजुओं वाली कुर्सी, आर्म चेयर्स। बटरफ्लाई, तितली को बोलते हैं बटरफ्लाइज। क्राई बेबी, रोने वाला बच्चा, क्राई बेबीज, रोने वाले बच्चे। फुटप्रिंट, नक्शे कदम, फुटप्रिंट्स, नक्शे यानी हम यानी फुटप्रिंट, नक्शे कदम, फुटप्रिंट्स, नक्शे पा, जो भी नक्शे पास ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, एयर रिंग, कान की बाली, एयर रिंग्स, कान की बालियाँ। वर्कशॉप, कारखाने को बोलते हैं, या फिर कोई भी जो ग्रुप ऑफ स्टडी कह सकते हैं, ग्रुप स्टडी ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्कशॉप, वर्कशॉप्स। एग प्लांट, ये ब्रिंजल को बोलते हैं, एग प्लांट्स। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड्स, ठीक है। तो ये हमने इसमें सिंपल रूल ये है कि जब कुछ वर्ड जो हैं जिनके एंड पे SH, SS, O, X, CH ये लेटर आएँ तो उसके साथ ES का इजाफा करते हैं, और जो इनके बगैर हों उनके साथ हम सिंपल S लगा देते हैं, ठीक है। और जिनके एंड पे Y आता है तो वहाँ पे हम Y को मीट करके IES का इजाफा करते हैं, और बस सिंपल इसके ये रूल हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्टिविटी है सर्कल द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, यानी जो जिसके करेक्ट स्पेलिंग है, यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए गए हैं और जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको हम सर्कल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है नोटबुक, तो यहाँ पे फर्स्ट पे नाट लिखा है, नॉट बुक, तो ये गलत है। सही वर्ड है नोटबुक, NOTEBOO की नोटबुक, ठीक है, यानी लिखने वाली कॉपी, नोट करना, लिखना, नोटबुक लिखने वाली कॉपी। अच्छा, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, ये N जहाँ पे साइलेंट होता है लेकिन इसको N को राइट करते हैं, इसके सही स्पेल हैं GOVERNMENT, गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है चॉकलेट, CHOCOLATE, चॉकलेट, तो ये इसको हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है एक्टर, ACTOR, एक्टर, तो इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉपिंग, STOPPING, स्टॉपिंग। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है फाइनली, FINALLY, फाइनली, ये सही करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट है पैटर्न, नमूना, PATTERN, पैटर्न। अच्छा, नेक्स्ट है पज़ल, PUZZLE, पज़ल, ठीक है, PUZZLE, पज़ल, इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हैप्पीली, HAPPILY, हैप्पीली, तो ये जो सर्कल वर्ड हैं ये करेक्ट स्पेलिंग के साथ हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे प्रोनाउंस के बारे में बताया गया है। प्रोनाउंस की यहाँ पे काइंड्स हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ नेम ऑफ पीपल एंड थिंग्स, यानी लोगों या चीज़ों की जो नाम होते हैं वो उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस में गिनते हैं। फॉर एग्जांपल आई, हिम, दे, यू, दैम, ही, शी, इट, ये सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अच्छा, नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स विच दे आर रेफर टू, यानी ज़्यादातर ये नाउन्स के जो होते हैं, नाउन्स को पॉइंट आउट करते हैं, प्रोनाउंस दैट आर पॉइंट आउट द नाउन्स, ठीक है।
तो यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल विच, हु, होम एट्सेट्रा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, विच, हु, होम, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्ट। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस सच एज ईच अदर, यानी एक दूसरे से, एंड वन अनदर, एक दूसरे से, आर यूज्ड व्हेन यू आर रेफरिंग टू टू वे रिलेशनशिप, यानी दो रवैया जो रिश्तेदारी है उसको हमने शो करने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ईच अदर, वन अनदर, ठीक है। वन अनदर दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान रिलेशन हो तो उसको ज़ाहिर करते हैं, और ईच अदर दो लोगों के दरमियान रिलेशन को शो करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट काइंड है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर टू पीपल आर थिंग विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु आर व्हाट दे आर, ठीक है। यानी हमें जिसका एग्जैक्टली हमें पता ना हो कि किसके बारे में बात हो रही है, तो उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस में एनीथिंग, एनीवन, एनी, समथिंग, समवन, ठीक है, सम, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरी, ठीक है, एवरीथिंग, समवन, समबॉडी, एनीबॉडी, ये सारे जो हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, जिसमें एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता कि किसके बारे में बात हो रही है, तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में, ये इन्हीं काइंड्स के बारे में एक एक्टिविटी है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रोनाउंस, ठीक है। हमने प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए, जो ब्रैकेट में प्रोनाउंस हैं इनको यूज़ करते हुए हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। नंबर 1 है डैश इज़ इन माई हाउस, ही, शी। अच्छा, यहाँ पे अब ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, लेकिन हम जनरली जब हम बात कर रहे होते हैं किसी के, यानी जो जनरल स्टेटमेंट होती है उसमें हम ज़्यादातर ही के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज़ इन माई पर्सनल, ही इज़ इन माई हाउस, ठीक है। वैसे ही और शी दोनों पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अच्छा, नंबर 2 है टू डैश आर यू गिविंग दिस गिफ्ट, क्या आप किसे ये गिफ्ट देने वाले हैं, तो आप इसे कहेंगे टू होम आर यू गिविंग दिस गिफ्ट, यानी आप किसको गिफ्ट देने वाले हैं। होम का मतलब होता है किसको। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है डैश ऑफ दिस वुड यू लाइक टू बाय, के वट आएगा या विच आएगा। तो जब हम ज़्यादा चीज़ों में से हम बयान करना चाहें कि कौन सी, जोन सी, तो वो हम विच करेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड है। तो विच ऑफ दिस, इनमें से कौन सी, वुड यू लाइक टू बाय, आप ख़रीदना पसंद करेंगे, यानी आप इनमें से कौन सी ख़रीदना पसंद करेंगे। अच्छा, नंबर 4 है ही लाइक डैश आई बॉट फॉर हिम, यानी एवरीथिंग आएगा या ईच थिंग आएगा, ठीक है। तो ही लाइक्ड डैश आई बॉट फॉर हिम, जो मैंने उसके लिए ख़रीदा उसने हर चीज़ पसंद की, तो ठीक है। यहाँ पे कोई दो चीज़ के बारे में नहीं बताया गया, तो हम यहाँ पे एवरीथिंग करेंगे। ही लाइक्ड एवरीथिंग आई बॉट फॉर हिम, ओके। अच्छा, नंबर 5 है ताहिर एंड मोना आर टॉकिंग टू ईच अदर, यानी ताहिर और मोना जो हैं वो दो लोग हैं, तो हम यहाँ पे देमसेल्व्स नहीं करेंगे, ईच अदर करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा लोग होते तो हम देमसेल्व्स करते, लेकिन ये दो लोगों की बात हो रही है तो हम ईच अदर करेंगे, ठीक है। तो ताहिर एंड मोना आर टॉकिंग टू ईच अदर। नंबर 6 इज़ डैश इज़ नॉकिंग एट द डोर, हु का मतलब होता है कौन और होम का मतलब होता है किसको, ठीक है। तो यहाँ पे कौन दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 है दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। तो यहाँ पे ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन यूज़ नहीं करते हैं, तो ये यहाँ पे हम माइन लगाएंगे, ठीक है। माइन जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, और माई जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। माई के बाद हम नाउन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन को ऐड नहीं कर सकते। दीज बुक्स आर माइन।
अच्छा, नंबर 8 इज़ आई सा डैश एट द बस स्टॉप बट आई डोंट नो हु ही वाज। यानी मैंने किसी को बस स्टॉप पे देखा लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन था। ठीक है, तो ये यानी शख्स के बारे में बात हो रही है, तो समथिंग किसी चीज़ के बारे में हम नहीं राइट कर सकते, हम कहेंगे समवन। ठीक है, आई सॉ समवन एट द बस स्टॉप बट आई डोंट नो हु ही वाज। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रोनाउन से रिलेटेड एक्टिविटी है वो हमारी कंप्लीट हुई, और कल इंशाल्लाह हम राइटिंग स्किल से रिलेटेड पार्ट जो है वो करेंगे। और उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे ग्रामर से रिलेटेड। अगर कोई भी आपको डाउट होता है या कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। एंड यू लर्न समथिंग यूज़फुल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दिया करें वीडियो को, और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ बेल आइकन बटन को हिट कर दिया करें, ताकि आप यू विल नेवर मिस द नेक्स्ट वीडियो। ओके, यानी फिर आप जो आने वाली वीडियो है उसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो नए हैं उनको मैं कहूँगी कि वो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और सपोर्ट करें, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि आपको नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिले। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मेरे लिए दुआ किया करें, और मेरी आपके लिए दुआ है कि आप ज़िंदगी के हर मोड़ पर आप कामयाब हों, आप की कामयाबी आपके कदम चूमे, और आप हर नई मंजिल पर आपके लिए आसानी हो, और आप स्टेप बाय स्टेप आप सीखते चले जाएं, और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो, आपके इल्म में इजाफ़ा हो। ठीक है, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Unit 12, Role of the Media, which is the last unit, and here we do the writing skill, which is the last part of exercise. And here is the summary skill. Summary skills में देखते हैं कि क्या डायरेक्शंस क्या होती हैं। रीड दिस पैसेज एंड, यानी कि जो जिस पैसेज की या जो भी कंटेंट होता है उसको हमने रीड करना होता है, एंड देन क्रिएट अ टाइटल फॉर द पैसेज रिलेटेड टू द मेन आइडिया। ठीक है, यानी उस पैसेज का हमने टाइटल फाउंड करना है, या टाइटल हमने राइट करना है रिलेटेड टू द मेन आइडिया, जो कि मेन आइडिया से रिलेट करता हो। ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूरेटली समराइज द टेक्स्ट। फिर हमने सही मुनासिब तौर पर उसको टेक्स्ट को समराइज़ करना है, उसका खुलासा राइट करना है। योर समरी मस्ट बी डिस्क्राइब ऑल की आइडियाज़ फ्राम द टेक्स्ट। और जो समरी है वो टेक्स्ट में जो अहम नुकात हैं उसको बयान करती हो। डोंट इंक्लूड ओपिनियन और पर्सनल इंफॉर्मेशन इन योर समरी, यानी समरी में जो ज़ाती राय या शख्सी राय वो या मालूमात हम नहीं दे सकते हैं। और हाईलाइट और अंडरलाइन की आइडियाज़ इन दिस पैसेज। जो पैसेज में जो उसके कह लें कि बुनियादी नुकात हैं उनको अंडरलाइन करना है, और या फिर उनको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो वो आपके पास एक तरह से वो पॉइंट आ जाएंगे और आप उसको राइट कर सकते हो। ठीक है, समरी में। अच्छा, नेक्स्ट है समरी शुड बी शॉर्टर देन द ओरिजिनल। अच्छा, समरी जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके मुकाबले में। ठीक है, जो टेक्स्ट है उसके मुकाबले में समरी को छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये समरी स्किल्स हैं, और इनको हमें इन रूल्स को हमें फॉलो करना है समरी राइट करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी है रीड द पैराग्राफ बिलो। नीचे दिया गया पैराग्राफ रीड करिए, पढ़िए, एंड राइट एन ऑब्जेक्टिव समरी, और एक ऑब्जेक्टिव समरी राइट करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैसेज है उसको रीड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रॉली कार्स
or trams were once the chief mode of public transportation in the United States. इलेक्ट्रिक ट्रॉली कार्स यानी जो इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाली जो ट्रॉली कार्स इसलिए बोला जाता है कि वो जो कार थी वो केबल के साथ कनेक्टेड होती थी और वो केबल के साथ ही वो मूव करती थी, ठीक है। आर ट्राम्स या फिर वही इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो वर वंस एक दफ़ा द चीफ मोड बुनियादी ज़रिया होती थी आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवामी सफ़र का, अवामी ट्रांसपोर्टेशन ज़राए आमदोरफ्त का इन द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ थीं वो अवामी सफ़र का, अवामी आमदोरफ्त का एक बुनियादी ज़रिया होती थी। दो अगरचे दे रिक्वायर्ड ट्रैक्स, उन्हें ट्रैक्स की ज़रूरत होती थी यानी उन्हें रास्ते की ज़रूरत होती थी। एंड इलेक्ट्रिक केबल्स, और इलेक्ट्रिक केबल्स की ज़रूरत होती थी यानी जो इलेक्ट्रिक तारें होती हैं उनकी ज़रूरत होती थी टू रन चलाने के लिए। दिस ट्रॉली, ये जो गाड़ी है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस ट्रॉली कार्स, ये गाड़ियाँ जो यानी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती थी, इलेक्ट्रिक कार्स होती थी, वर क्लीन एंड कंफर्टेबल यानी साफ़ सुथरी होती थी और आरामदेह होती थी, ठीक है। ये बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ साफ़ सुथरी और आरामदेह होती थी। इन 1922 में ऑटो मैन्युफैक्चर जनरल मोटर्स यानी जो एक ख़ुद साख्ता यानी खुद जो बनाने वाली मैन्युफैक्चर होता है बनाने वाली, ठीक है। जनरल मोटर्स, ये जनरल मोटर्स एक कंपनी है, गाड़ियाँ बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। क्रिएटेड अ स्पेशल यूनिट, उन्होंने एक ख़ास यूनिट बनाया टू रिप्लेस इलेक्ट्रिक ट्रॉलीज़ विद कार्स यानी इलेक्ट्रिक ट्रॉलीज़ को कार ट्रक एंड बसेस, कार ट्रक और बसेस के साथ बदलने में उन्होंने एक ख़ास यूनिट बनाया। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक ट्रॉलीज़ हैं इनको रिप्लेस करना था, बदलना था कार में, ट्रक में और बसेस में। वो चाहते थे कि कार, बस और ट्रक जो हैं वो रोड पे आएँ और इलेक्ट्रिक ट्रॉलीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, यानी उनकी जगह कार, बस और ट्रक ले लें, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स, अगली दहाई में, डिकेड 10 साल को बोलते हैं, अगली दहाई में दे लोबीड, उन्होंने साजिश की या वो असरअंदाज हुए फॉर लॉज एंड रेगुलेशंस, कवानीन बनाने में, कवानीन और ज़ाब्ते बनाने में, दैट मेड ऑपरेटिंग ट्रैम्स, जो कि ट्रैम्स के चलाने के लिए बनाए गए थे, मोर डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल, एंड लेस प्रॉफिटेबल और कम मुनाफा बख्श, ठीक है। वो अगली दहाई में वो जो कार को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या कवानीन और ज़ाब्ते बनाए गए थे उस पर वो असरअंदाज हुए और उनको ज़्यादा मुश्किल बनाया और कम मुनाफा बख्श बनाया, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल होने के साथ साथ उसे कम मुनाफा बख्श भी बनाया। इन 1936 में जनरल मोटर्स क्रिएटेड सेवरल फ्रंट कंपनीज, जनरल मोटर्स ने, ये जो गाड़ियाँ बनाने की कंपनी थी, क्रिएटेड पैदा की या बनाई सेवरल फ्रंट कंपनीज, बहुत सी कंपनियाँ बनाई जो परचेज़ ख़रीदने के लिए एंड डिसमेंटल और अलहदा करने के लिए द ट्रॉली कार सिस्टम, ट्रॉली कार के निज़ाम को, यानी ट्रॉली कार के निज़ाम को अलहदा करने और उन्हें ख़रीदने के लिए बहुत सी कंपनियाँ बनाई। अच्छा, दे रिसीव्ड, उन्होंने वसूल की बिग इन्वेस्टमेंट, बड़ी सरमायाकारी उन्होंने वसूल की फ्रॉम फायरस्टोन टायर, ये भी एक कंपनी है। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, यानी ये जो कंपनियां हैं इनसे फिलिप्स पेट्रोलियम एंड अदर्स इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, और जो दूसरी जो गाड़ियां बनाने से रिलेटेड जो सनतें थीं उनसे बड़े पैमाने पर उन्होंने सरमायाकारी ली और वसूल की। ये सारी कंपनियां हैं फायरस्टोन टायर, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया और फिलिप्स पेट्रोलियम, और ये सारी जो हैं ये कंपनियां हैं और इनसे जनरल मोटर्स ने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी भी ली। अच्छा, यानी इन्वेस्टमेंट ली, सरमायाकारी ली, पैसे लिए। अच्छा, सम पीपल सस्पेक्ट्स, कुछ लोग शुबा करते हैं, शक करते हैं
सस्पेक्ट शक करना, शक करते हैं दैट दीज पार्टीज़ के ये पार्टियाँ ये जमातें वांटेड टू रिप्लेस चाहते थे बदलना, रिप्लेस बदलना, ट्रॉली कार्स को बदलना चाहते थे विद बसेस बसों के साथ, टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवामी सफ़र को बनाने के लिए लेस डिज़ायरेबल, यानी कह लें कि नापसंदीदा कम पसंदीदा बनाने के लिए वो बसों को ट्राली कार्स को बदलना चाहते थे बसों के साथ, यानी वो चाहते थे कि बसें जो हैं वो रोड पे आएँ और जो ट्रॉली कार्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। अच्छा, दिस वुड ये होगा देन फिर इंक्रीज़ ऑटोमोबाइल सेल्स, इससे जो गाड़ियों की फ़रोख्त है, जो सेल है वो बढ़ेगी। यानी वो जनरल मोटर्स जो है वो एक कंपनी थी जो कि गाड़ियाँ बनाती थी, तो वो चाहते थे कि हम ट्रॉली कार्स को बसों के साथ बदलें ताकि जब ये ट्रॉली कार्स ख़त्म हों तो फिर जो गाड़ियों की फ़रोख्त है उसमें इजाफ़ा हो, ताकि उनकी जो फ़रोख्त है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो ये उनकी एक कह लें कि चाल थी। अच्छा, द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेन सिस्टम में कमी, ट्रेन सिस्टम के ख़ात्मे में इन नॉर्थ अमेरिका में ट्रेन सिस्टम में कमी या उसका ज़वाल कुड बी ब्लेम्ड, उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है ऑन मैनी थिंग्स, बहुत सी वजूहात पर, बहुत सी चीज़ों की वजह से उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिसमें शामिल है लेबर स्ट्राइक्स यानी कि मज़दूरों की हड़तालें, द ग्रेट डिप्रेशन सर्द बाज़ारी जिसमें हर तरह के मुनाफाजात कम हो जाते हैं और महंगाई अरूज पे होती है, रेगुलेशंस दैट वर अनफेवरेबल, रेगुलेशंस ज़ाब्ते यानी कवानीन ज़ाब्ते दैट वर अनफेवरेबल जो कि नापसंदीदा थे टू ऑपरेटर्स, जो कि चलाने वाले थे, जो जो कह लें कि गाड़ियाँ चलाने वाले थे, ट्रैम्स को चलाने वाले थे, उनके ऑपरेटर्स, उनके लिए वो अनफेवरेबल थे, नापसंदीदा थे। ठीक है, यानी कि स्ट्राइक्स, डिप्रेशन यानी ग्रेट डिप्रेशन, सर्द बाज़ारी और जो ज़ाब्ते हैं, कवानीन हैं, वो नापसंदीदा थे। अच्छा, नेक्स्ट, येट फिर भी, परहैप्स शायद, द प्राइमरी कॉज बुनियादी मकसद बुनियादी सबब, वाज हैविंग अ ग्रुप ऑफ पावरफुल मैन, वो था एक ताकतवर लोगों का ग्रुप, फ्रॉम राइवल सेक्टर्स, मुखालिफ हिस्सों से या मुखालिफ सेक्टर्स हिस्से ही कहेंगे, मुखालिफ हिस्सों से, ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री, जो गाड़ी बनाने वाली सनत है उसके मुखालिफ हिस्सों से, वर्किंग टुगेदर, वो इकट्ठा काम कर रहे थे, यानी लोगों का एक ख़ास ग्रुप जो मुखालिफ था गाड़ियों के इंडस्ट्री का, वो इकट्ठे काम कर रहे थे टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, इस डिस्ट्रक्शन, इसकी तबाही। ठीक है, यानी जो गाड़ियाँ बनाने से रिलेटेड जो लोग थे वो उनका जो ग्रुप था, ताकतवर लोगों का ग्रुप था, वो इकट्ठे कोशिश कर रहे थे इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ट्राम की जो है वो डिस्ट्रक्शन हो, उसकी तबाही हो, ज़वाल हो। नेक्स्ट है फिल इट अप, इसे फिल करें, इसे पुर करें प्लीज़, मेहरबानी। ठीक है, फिल इट अप प्लीज़, इसे फिल करें, पुर करें। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये टेक्स्ट है, पैसेज है, और इसको दूसरा इसका टाइटल राइट करने के लिए, मेन आइडिया इसको राइट करने के लिए और समरी राइट करने के लिए हमने इस पैसेज को बार बार पढ़ना है जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग हो नहीं जाती है। ठीक है, यानी कि हमें जो अंडरस्टैंडिंग है पैसेज के से रिलेटेड वो हमें इससे अच्छी यानी नो हाउ हो जाए और हमें इसकी यानी कम्प्रीहेंशन रीडिंग हो जाए, तो तब तक हम इसको 2-3 दफ़ा रीड करेंगे। एंड देन वी राइट द टाइटल ऑफ द पैसेज विच इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैम्स, यानी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी उनकी तबाही, उनका ज़वाल, ये टाइटल होगा। और ये मेन आइडिया से लिया जाता है हमेशा टाइटल, और जो मेन आइडिया उसमें से जो टाइटल बनता है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैम्स। ठीक है, अच्छा, नंबर 2, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज का, पैराग्राफ का जो बुनियादी मरकज़ी ख्याल है वो क्या है। मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज़ दैट द लार्ज इंडस्ट्री टेक ओवर द
स्मॉल इंडस्ट्री, यानी कि जो बड़े पैमाने की सनतें होती हैं वो छोटे पैमाने की सनतों पर कब्ज़ा कर लेती हैं, टेक ओवर कब्ज़ा कर लेती हैं या हावी हो जाती हैं। एज एवरी बिग फिश स्वालो द यंग वंस, जैसे कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ठीक है, तो ये इसका जो मेन आइडिया है वो ये है। और समराइज द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स। अच्छा, जो हमने समरी राइट करनी है इससे रिलेटेड वो क्या है? ट्रैम्स वर मेन सोर्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, जो ट्रैम्स हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में अवामी आमदोरफ्त का एक बुनियादी वो ज़रिया थी, मेन सोर्स बुनियादी ज़रिया थी। इन 1922 में जनरल मोटर्स डिसाइडेड टू रिप्लेस द ट्रैम्स विद बसेस, कार्स एंड ट्रक्स। ठीक है, 1922 में जनरल मोटर्स ने फैसला किया ट्राम्स को बदलने का बसों और कारों के साथ। ठीक है, उन्होंने बसों और कारों के साथ ट्रैम्स को बदलने का फैसला किया, यानी वो ट्रैम्स की जगह पे बसों और कारों को लाना चाहते थे, लाने का उन्होंने फैसला किया। इन 1936 में जनरल मोटर्स यानी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी ने, जिसका नाम जनरल मोटर्स है, लॉबीड वो असरअंदाज हुए या उन्होंने साजिश की विद मैनी अदर कंपनीज, दूसरी बहुत सी कंपनियों के साथ मिलकर अगेंस्ट ट्राम्स, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ थी उनके खिलाफ दूसरी बहुत सी कंपनियों के साथ मिलकर उन पर असरअंदाज हुए। दे अमेंड द लॉज, उन्होंने लॉज एंड रेगुलेशंस, वो उन्होंने कवानीन और ज़ाब्तों में अमेंडमेंट्स तरमीम की। टू इंश्योर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैम्स, इंश्योर यकीनी बनाने के लिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैम्स, ट्रैम्स की तबाही के लिए, ट्रैम्स की तबाही के लिए, उसकी बर्बादी के लिए या उसके ज़वाल को यकीनी बनाने के लिए कवानीन और ज़ाब्तों में तरमीम की। ठीक है, तो ये जो है वो समरी हो गई हमारी। और नेक्स्ट एक्टिविटी राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड। राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन अ सेल्समैन एंड अ कस्टमर अबाउट बाइंग अ कार इन योर एक्सरसाइज बुक। अच्छा, हमने एक शॉर्ट डायलॉग राइट करना है, किससे रिलेटेड? यानी सेल्समैन और कस्टमर, यानी ग्राहक और दुकानदार के दरमियान एक कार खरीदने के लिए ग्राहक और दुकानदार के दरमियान हमने एक डायलॉग राइट करना है और फिर उससे हमने एक्सरसाइज बुक यानी अपनी नोटबुक में आपने राइट करना है। ठीक है, तो चलें ये स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज़ अ डायलॉग बिटवीन अ सेल्समैन एंड अ कस्टमर अबाउट बाइंग अ कार। ठीक है, यानी एक सेल्समैन और कस्टमर के दरमियान कार ख़रीदने पर एक डायलॉग है, मुकालमा है, और वो देखते हैं। सेल्समैन: अस्सलाम वालेकुम, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कस्टमर: ग्राहक: आई एम लुकिंग फॉर अ कार इन द रेंज अबाउट 50 लाख टू 60 लाख। मैं एक कार तलाश कर रहा हूँ या मुझे एक कार की ज़रूरत है जिसकी रेंज जो है वो 50 लाख से 60 लाख तक की बासानी मिले। ठीक है। सेल्समैन: वी हैव होंडा सिविक इन डिफरेंट शेड्स बट होंडा सिटी इज़ आउट ऑफ स्टॉक दिस डेज। हमारे पास होंडा सिविक है मुख्तलिफ़ कलर्स में, बट जो होंडा सिटी है वो आउट ऑफ स्टॉक है दिस डेज़। आजकल वो होंडा सिटी हमारे स्टॉक में नहीं है, यानी वो सारी जो हैं वो बिक चुकी हैं होंडा सिटी की गाड़ियाँ। अच्छा, नेक्स्ट कस्टमर सेड आस्क्ड व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ होंडा सिविक। होंडा सिविक की प्राइस क्या है, उसकी कीमत क्या है? सेल्समैन replied, sir, the price of Honda Civic car is about to 70 lakh to 80 lakh. होंडा सिविक की प्राइस, उसकी कीमत, होंडा सिविक कार की कीमत तकरीबन 70 लाख से 80 लाख तक के है। कस्टमर: बट माई बजट अलाउज ओनली 60 लाख। लेकिन मेरा बजट मुझे सिर्फ 60 लाख की यानी 60 लाख की इजाज़त देता है, यानी कि मेरे पास बैलेंस जो है वो सिर्फ 60 लाख है। ठीक है। सेल्समैन: वी हैव अ स्कीम फॉर यू। तो फिर हमारे पास आपके लिए
एक स्कीम है वे यू कैन बाय दिस कार इन अफोर्डेबल प्राइस, जहाँ पे आप इस कार को यानी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइस कीमत जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसमें आप इस कार को ख़रीद सकते हैं। कस्टमर, व्हाट इज़ द स्कीम, कि स्कीम क्या है। सेल्समैन, यू कैन पे द इंस्टॉलमेंट आफ्टर एवरी 3 months एंड द होल अमाउंट इन 1 year। आप हर 3 महीने के बाद इसकी किस्त अदा कर सकते हैं और एंड द होल अमाउंट, और पूरी रकम इन 1 year, और वो पूरा जो रकम है वो 1 साल लगेगा उसको यानी पेमेंट करने में, ठीक है। कस्टमर, हाउ मच द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी होगी, यानी जो पहली किस्त है वो कितनी होगी। सेल्समैन, इट्स अबाउट 13 लाख, ये तकरीबन 13 लाख बनती है। कस्टमर, आई एग्री विद द टर्म्स, मैं इससे एग्री हूँ, मुतफिक हूँ। गिव द स्लिप प्लीज़, मुझे उसका वाउचर दे दीजिए, स्लिप दे दीजिए मेहरबानी करके। सेल्समैन, हेयर इज़ सर, यहाँ है जनाब, ये लीजिए जनाब। कस्टमर, थैंक यू, शुक्रिया, ठीक है। तो ये डायलॉग हो गया और ये आज हमारी इसकी जो लास्ट यूनिट था इसकी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और इंशाल्लाह टुमारो वी विल डू द रिव्यू एक्सरसाइज और इंशाल्लाह and many congratulations to you that we have finished the syllabus of 7th class English, and now we will do the grammatical notes inshallah, and और आप इसको रिवाइज करते रहें और अच्छे से यानी उसके वर्ड्स मीनिंग, उसके ट्रांसलेशन, प्रोनाउंसिएशन आप इन वीडियोस को देख के आप उसको रिवाइज कर सकते हो। आप एक्सरसाइज आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हो वीडियोस को और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो ये राइटिंग स्किल की जो आज की वीडियो है इससे आपने सीखा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करें, अच्छा सा कमेंट कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मैं उम्मीद करूँगी कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। अगर कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। एंड don't forget to press the bell icon button so that you never will miss the next video which you have learned from this notification, okay. So remember me in your prayers, give the feedback to me, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Take care.